So hello everyone. Today we will see the next topic of our very first lecture of economics, that is the industrial sector. Okay, 1.4 industrial sector. Now in industrial sector, the things which you have to remember is first of all we were talking about the era of the British colony in India. So in that in the field of industry, they have not contributed much more, as we all know. तो उनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट मोटिव था इंडस्ट्रियलाइजेशन में, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन था. ओके, इंडिया में दे डोंट वांट टू डेवलप द इंडस्ट्री, दे वांट टू क्लोज डाउन द इंडस्ट्री विच इज़ प्रेजेंट इन इंडिया. सो इन इंडस्ट्रियलाइजेशन उनके दो मोटिव्स थे. First, they want to reduce the India to their status to become mere raw material exporter. वो चाहते थे कि इंडिया सिर्फ एक रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर ही रहे, और सेकेंड वन कि टर्न इंडिया इनटू द स्प्रॉलिंग मार्केट फॉर देयर फिनिश्ड गुड. और जो फिनिश्ड गुड उनके वहाँ बनती थी, ब्रिटेन में बनती थी, यूरोपियन कंट्री में बनती थी, उसकी इंडिया सिर्फ मार्केटिंग करे. Okay, it become the market only for selling out their finished good. Fine. Next one, that we can see some data also. During second half of the 19th century, we don't find any mere development in the industries. सिवाय थोड़े बहुत डेवलपमेंट हमारे इंडिया में हुए थे, वो सिर्फ कहाँ पे हुए थे, तो सिर्फ फैब्रिक के फील्ड में हुए थे, डेट इज़ द कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल. कॉटन में भी हर जगह पे, हर स्टेट में डेवलपमेंट नहीं हुआ था. इन द फील्ड ऑफ कॉटन वी फाइंड द डेवलपमेंट इन ओनली 2 स्टेट, दैट इज द गुजरात एंड महाराष्ट्र. एंड इन द जूट टेक्सटाइल वी ऑल नो के बंगाल इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ जूट. तो जूट टेक्सटाइल का जो डेवलपमेंट हुआ था वो सिर्फ बंगाल में हुआ था. एंड इन दैट वे देयर वन कंपनी अराइज ड्यू टू उस समय जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का माहौल था, तो ब्रिटेन जो थी वो बहुत सारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं कर पा रही थी. तो उस समय टिस्को, डेट यू नो, टाटा की कंपनी है आयरन एंड स्टील की, तो वो उस समय उस कंपनी की बहुत डेवलपमेंट हुई थी, टिस्को की, इन 1907, विच यू हैव टू रिमेंबर विथ ईयर्स. एंड अगेन some 2-3 industries which were developed during that era was the sugar industry, cement industry and paper industry. Okay, and mainly इन सब के बाद भी उन्होंने कैपिटल गुड इंडस्ट्री पे कुछ भी फोकस नहीं किया था. देयर वाज नो प्रमोशन टू द कैपिटल गुड इंडस्ट्री. व्हाट यू मीन बाय कैपिटल गुड इंडस्ट्री का मतलब होता है जो इंडस्ट्री मशीन्स बनाती है या मशीन्स के छोटे छोटे इक्विपमेंट्स बनाती हैं, पुर्जे बनाती हैं. तो देयर वाज नो प्रमोशन टू सच इंडस्ट्री विच कैन गिव्स अस अ गुड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ओके, एंड एज अ रिजल्ट जैसा कि हमने देखा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में उन्होंने कोई भी प्रमोशन वाला काम नहीं किया था, कोई भी बिग अचीवमेंट्स नहीं की थी. तो इसीलिए हमारी जो कंट्री की जो जीडीपी है, दैट इज द ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, वो इट रिमेन वेरी लो. Okay, so in industrial sector this point only you have to cover, and it will cover the whole topic of industrial sector. So please make a note, then we'll go to 1.5. Okay, in 1.5 the next topic which we have is the foreign trade. Now what is foreign trade? Foreign trade भी it was badly affected during the British era, क्योंकि foreign trade में ब्रिटिशरों की जो पॉलिसी थी उसकी वजह से foreign trade के जो 3 मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो उनका फॉरेन ट्रेड का स्ट्रक्चर होता है, फॉरेन ट्रेड में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, बोथ आर इंक्लूडेड. ओके, तो जहाँ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो रहा है, दैट कैन बी टर्म्ड एज अ फॉरेन ट्रेड. तो फॉरेन ट्रेड का जो स्ट्रक्चर था हमारी कंट्री का, कंपोजिशन, यानी क्या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और क्या हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एज वेल एज द वॉल्यूम, कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं. तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बैडली अफेक्टेड हुई थी इन द ब्रिटिश एरा. और उस समय व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, तो इंडिया वाज एक्सपोर्टर
of raw silk, cotton, wool, sugar, indigo and jute, as it was great demand in the European country, as we all know. Okay, and what we import, you can see यहाँ से हम import जो कर रहे हैं वो सारी चीज़ें raw material हमारे वहाँ जा रही है और उस raw material का वो finished product बना के और हमें ही क्या करते थे, बेचते थे, यानी कि हमारी ही चीज़ों को हम दुगने भाव में, चौगुने भाव में, 10 गुने भाव में हम उनसे खरीदते हैं. तो वी आर इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड कॉटन, सिल्क एंड वुल, woolen cloths as well as the capital goods. As I have told you कि in the industrial sector ब्रिटिशरों ने हमारी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को बिल्कुल डेवलप नहीं किया था एंड एज अ रिजल्ट उसका जो रिजल्ट है वो हमें फॉरेन ट्रेड में देखने को मिल रहा है कि हमारे जितने भी कैपिटल गुड्स थे वो हमें कहाँ से मंगवाने पड़ते थे, बाहर की कंट्री से मंगवाने पड़ते थे, बिकॉज हमारे कंट्री में कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री फ्लरिश्ड नहीं हुई थी. ओके, और जो भी रॉ मटेरियल हम भेज रहे हैं उसी रॉ मटेरियल का फिनिश प्रोडक्ट को कन्वर्ट करके हमें बेचा जाता है. ओके, सो दिस वाज द सिनेरियो ऑफ द फॉरेन ट्रेड. नेक्स्ट थिंग, अगर हम डेटा पे शेयरिंग पे ध्यान दें तो उसमें ऐसा था कि जब ब्रिटेन कॉलोनी थी इंडिया तो हमारा जो भी फॉरेन ट्रेड है तो 50% फॉरेन ट्रेड इट वाज फिक्स्ड कि हमें किसके साथ करना है, ब्रिटेन के साथ करना है. और उसके बाद मोर देन 50%, और उसके बाद जो रेस्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल बच रहे हैं या जो भी सरप्लस है इंडिया के पास, तो वो किसके साथ वी आर डीलिंग विद द चाइना, श्रीलंका एंड ईरान. बट फर्स्टली वी हैव टू गिव प्रेफरेंस टू द ब्रिटिश colonies, Britain, and then we have to trade with the China, Sri Lanka and Iran. So as a result इतना होने के बावजूद भी हमारा जो एक्सपोर्ट सरप्लस था वो काफ़ी था, क्योंकि ऐसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा है कि हमारे जो रॉ मटेरियल्स थे जैसे सिल्क है, कॉटन है, मसलिन है, इंडिगोज है, जूट है, शुगर है, दे वर इन ग्रेट डिमांड इन द यूरोपियन कंट्री. तो उनकी ऐसे पॉलिसी होने के, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी होने के बावजूद भी हमारा जो एक्सपोर्ट का सरप्लस था, मीन्स के जितनी इनकम एक्सपोर्ट से हमें हो रही थी वो हमारे इंपोर्ट से कहीं ज़्यादा था, तभी वी गॉट द सरप्लस. फाइन, तो हमारा जो एक्सपोर्ट सरप्लस था वो काफ़ी ज़्यादा था. देन ऑल्सो इट नो रिजल्ट, उसकी वजह से हमें कोई भी गेन हमारी कंट्री को नहीं हुई इन द मीन्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे एक्सपोर्ट्स के सरप्लस हमारे पास हो रहे हैं तो उसको हम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, अदर कंट्री गोल्ड में इन्वेस्ट करती है, सिल्वर में इन्वेस्ट करती है और वो अपने पास रखते हैं ताकि उसकी करेंसी स्ट्रॉन्ग बने. ओके, जितना उसके पास गोल्ड और सिल्वर के रिजर्व्स होंगे तो करेंसी उतनी स्ट्रेंथफुल होगी, पर ऐसा कुछ भी हमारे इंडिया में नहीं हुआ. एंड बेसिकली अगर हम फॉरेन ट्रेड की सरप्लस की बात करें तो वो सरप्लस कहाँ जाता था, तो वो सरप्लस ब्रिटिश की जो एक्सपेंसेस थे, वॉर एक्सपेंसेस थे अगेन, या ब्रिटेन कुछ इंपोर्ट कर रहा है दूसरी कंट्री से और अगर उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल नहीं है, डिसइक्विलिब्रियम है, तो उसकी भरपाई करने के लिए और उनके जो भी खर्चे हैं, बड़े खर्चे, छोटे खर्चे, तो वो सारे खर्चे करने के लिए वो हमारे ये जो एक्सपोर्ट सरप्लस है उसको यूज़ करना है. ओके, सो हियर फॉरेन ट्रेड में आपको इतने ही पॉइंट्स कवर करने हैं. नाउ नेक्स्ट वी विल सी 1.6. सो टिल देन वी मेक द नोट एंड देन वी गो फर्दर.